नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 17 फरवरी को रजनीश पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट में जो वाकया हुआ वो सबको हैरान करने वाला है, हम सभी को गंभीर चिंता में डाल दिया है। यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। सरकार के मन में शिक्षकों के टेट की समस्या को लेकर क्या चल रही है। आखिर सरकार दो मुहे सांप की तरह क्यों व्यवहार कर रही है। यदि सरकार शिक्षकों की समस्या को लेकर इतनी गंभीर है तो सरकार का हालचाल और बॉडी लैंग्वेज ऐसा इशारा क्यों नहीं कर रहा है। आखिर सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से व्यवहार क्यों कर रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का बयान क्यों दे रही है। संसद के अंदर जवाब कुछ देती है, संसद के बाहर सरकार का जवाब कुछ होता है और न्यायालय में कुछ और। आखिर सरकार करना क्या चाहती है। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटी, जिसकी विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देख लें, तभी इस वीडियो को पूरी तरह समझ पाएंगे। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो घटना हुई, इससे हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और वो प्रश्न इस प्रकार है कि क्या सरकार शिक्षकों की इतनी बड़ी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार शिक्षा मंत्रालय और अधिवक्ता के बीच में समन्वय का अभाव है। तीसरा प्रश्न कि यदि यही हाल रहा तो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई पर इसका क्या असर पड़ेगा। और चौथा प्रश्न यह कि क्या वाकई में सरकार क्लास 9 से 12 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी टेट की योजना बना रही है। क्या सरकार के मन में भविष्य में ऐसा करने का है। आज हम इन्हीं 4 प्रश्नों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न, क्या सरकार शिक्षकों की इतनी बड़ी समस्या को लेकर गंभीर है या नहीं है। पिछले कई वाकया से सरकार की मंशा पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। सरकार संसद में इस संबंध में कुछ भी बोलने से हिचक रही है। वहीं सरकार संसद के बाहर अपने भाषणों में शिक्षकों के समस्या को लेकर अपने को गंभीर बताते हैं और कहते हैं कि शिक्षकों की समस्या को लेकर वे गंभीर हैं और इसका हल किसी न किसी रूप से वे अवश्य निकालेंगे। आखिर इन बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास कैसे कर लेगा। सरकार का लक्षण इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। 17 तारीख को जो रजनीश पांडे के केस में घटना घटी, उससे सरकार के ऊपर से और भी विश्वास हिल गया। इस केस में एक मुख्य मुद्दा यह भी था कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी टेट की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने खुलकर कोर्ट में कहा कि हाँ, टेट सभी शिक्षकों के लिए जरूरी है। आखिर सरकार की ओर से एएसजे ऐश्वर्या भाटी द्वारा क्यों कहा गया। सरकार यदि शिक्षकों की समस्या के प्रति इतना गंभीर होती तो यह क्लैरिटी सरकार के वक्तव्यों में, शिक्षा मंत्रालय में और इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वहां यह क्लैरिटी अवश्य जाती और एएसजे ऐश्वर्या भाटी इस तरह का जवाब कोर्ट में नहीं दिए होते। सरकार शिक्षकों के सामने उनके हितों की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनका बात करने का अंदाज बदल जाता है, उनकी भाषा बदल जाती है। ऐसे में सरकार की मंशा पर शक होना जाहिर है। आखिर सरकार इतने गंभीर विषय को इतने हल्के में क्यों ले रही है। यदि सरकार के लिए यह मुद्दा इतना गंभीर होता तो इससे संबंधित एक एक डिपार्टमेंट और एक एक व्यक्ति तक इस बात की क्लैरिटी होती कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। खास करके इस संबंध में किसी भी केस में उपस्थित हो रहे अधिवक्ताओं में भी इस बात की क्लैरिटी अवश्य होती कि आखिर टेट किन शिक्षकों के लिए आवश्यक है और किन शिक्षकों के लिए आवश्यक नहीं है। इसका स्पष्ट सूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों तक पहुंच गया होता।
लेकिन यदि ऐसा होता नहीं दिखता है तो सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है। दूसरा प्रश्न जो मन में उठता है कि क्या सरकार, मंत्रालय और अधिवक्ताओं के बीच में समन्वय का अभाव है? 17 फरवरी की इस घटना को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार, मंत्रालय और अधिवक्ता के बीच में समन्वय का घोर अभाव है। जो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें ठीक से यह तक पता नहीं है कि टेट आरटीई एक्ट के तहत लागू किया गया है और आरटीई एक्ट केवल क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षकों पर ही लागू होता है। इस कारण से क्लास 9 से 12 तक के पढ़ाने वाले बच्चों के शिक्षकों के ऊपर टेट लागू नहीं होता है, क्योंकि वे शिक्षक आरटीई एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। जब इतनी बड़ी बात सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता को पता नहीं है तो आखिर आगे आने वाले बाकी सारे केसेस का क्या होगा? आखिर 2022 का वो कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि टेट सभी शिक्षकों के ऊपर, चाहे वो क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हों या क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सभी के ऊपर लागू होता है। आखिर वो कौन सा दस्तावेज था जिसके आधार पर उन्होंने कोर्ट में ऐसा बयान दिया? प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर वो कम्युनिकेशन किनके द्वारा किया गया था और उस कम्युनिकेशन में ऐसा क्यों कहा गया था? यह निश्चित है कि शिक्षा मंत्रालय का कोई उच्च अधिकारी द्वारा ही एएसजे को हर मामले में कम्युनिकेट किया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शिक्षा मंत्रालय में बैठे उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आखिर बिना पुख्ता जानकारी के इन विषयों पर ऐसा कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है? यदि इस तरह का कोई गलत कम्युनिकेशन किया गया है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा ऐश्वर्या भाटी जब इतने इम्पोर्टेंट मैटर को सुप्रीम कोर्ट में हैंडल कर रहे हैं तो उन्हें 2022 के कम्युनिकेशन पर भरोसा क्यों करना पड़ा? उन्होंने इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी विभाग से क्यों नहीं मांगा और बिना पुख्ता जानकारी के सुप्रीम कोर्ट में बयान कैसे दे दिया? उन्होंने कैसे कह दिया कि सभी शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होता है? यदि सुप्रीम कोर्ट ऐश्वर्या भाटी की बातों पर भरोसा करके आदेश पास कर दिया होता तो सोचिए कि आज शिक्षकों के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई होती। इसलिए सरकार को ऐसे अधिकारियों पर निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने गलत कम्युनिकेशन साझा किया, जिसका परिणाम गंभीर हो सकता था। तीसरा प्रश्न मन में यह उठता है कि यदि यही हाल रहा तो रिव्यू पिटीशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार संसद से बाहर बार बार शिक्षकों को यह आश्वासन देती रही है कि उन्हें न्यायालय से ही मिलेगा और न्यायालय में सरकार शिक्षकों के समर्थन में खड़ी मिलेगी। रजनीश पांडे के केस में हम लोगों ने देखा कि आखिर सरकार शिक्षकों के समर्थन में कैसे खड़ी थी। जिनको उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, उन्हें तो इस बात की जानकारी तक भी नहीं थी कि टेट किन शिक्षकों पर लागू होता है और आरटीई एक्ट किन शिक्षकों के लिए टेट को जरूरी बनाता है। आखिर ऐसे अधिवक्ता यदि रिव्यू पिटीशन में सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन के पहुंच जाते हैं तो रिव्यू पिटीशन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि रिव्यू पिटीशन में जो भी अधिवक्ता सरकार का प्रतिनिधित्व करे, एनसीटीई का प्रतिनिधित्व करे, उसे कानून के बारे में, आरटीई एक्ट के बारे में, एनसीटीई का सारा नोटिफिकेशन के बारे में और सरकार क्या चाहती है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई का अभी तक के टेट संबंधी सभी केसेस में भूमिका बड़ा उदासीन रहा है और यही कारण है कि 1 सितंबर 2025 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया।
यदि सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई उदासीन नहीं होती, एक्टिव रूप से कानून के साथ खड़ा मिलती, अपनी बातों को रख पाती, अपने हलफनामे में सारी बात स्पष्ट कर पाती, तो शायद 1 सितंबर 2025 का निर्णय इस तरह का नहीं आता। वो निर्णय शिक्षकों के पक्ष में जाता। और सजल देव का केस में भी एनसीटीई अभी तक हलफनामा फाइल नहीं करी है। यह शिक्षकों की समस्या को लेकर सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों की ओर से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी अपीयर होने जा रहे हैं, जो कि काबिल अधिवक्ता हैं और उन्हें सारा दांव पेच पता है। इसलिए रिव्यू पिटीशन में सकारात्मक परिणाम आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न मन में यह उठता है कि क्या सरकार 9 से 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी भविष्य में टेट को जरूरी करना चाहती है? जैसा कि ऐश्वर्या भाटी जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को बयान दिया गया था कि टेट सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि 2022 का उनके पास एक कम्युनिकेशन था जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उस कम्युनिकेशन में यह जाहिर किया गया था कि टेट सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टेट आवश्यक है। और निश्चित रूप से इसी आधार पर कोई अधिवक्ता कोर्ट में बयान दे सकता है। अदरवाइज कोई भी अधिवक्ता बिना किसी निश्चित आधार के, बिना किसी लिखित जानकारी के कोर्ट में इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। एक अधिवक्ता की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। यदि बिना किसी आधार के कोई अधिवक्ता कोर्ट में ऐसा कहता है तो इसके लिए उस अधिवक्ता को पनिश भी किया जा सकता है, उस अधिवक्ता का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे में कोई भी अधिवक्ता बिना किसी प्रूफ के कोई भी ऐसी जानकारी कोर्ट में नहीं देगा और ऐसा बयान कोर्ट में नहीं देगा। इसलिए एएसजे अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी के पास निश्चित रूप से ऐसी कोई न कोई कम्युनिकेशन होगा जिसके आधार पर कोर्ट में उन्होंने ऐसा कहा। इसी से यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार के मन में ऐसी बात है कि टेट को सभी शिक्षकों पर लागू कर दिया जाए? चूंकि टेट आरटीई एक्ट का उपज है और आरटीई एक्ट उन्हीं शिक्षकों पर लागू होता है जो शिक्षक क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत आता है। और इससे ऊपर के बच्चे आरटीई एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि उन्हें भी आरटीई एक्ट के दायरे में रखा जाता है तो उनके लिए भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी। अर्थात ईडब्ल्यूएस कोटे में जो 25% विद्यार्थी की भर्ती बड़े बड़े स्कूलों में, पास के स्कूलों में किया जाता है, उन बच्चों को क्लास 12 तक के पढ़ाई में फ्री पढ़ाई उन स्कूलों में कराना पड़ेगा। चूंकि अभी ईडब्ल्यूएस कोटे में केवल क्लास 8 तक के बच्चों की ही प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई होती है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत वैसे शिक्षक भी आते हैं जो क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए उन शिक्षकों पर टेट जरूरी नहीं है। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में मिस्टेक हुआ है या कुछ न कुछ इसमें झोल है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि ऐसा है तो केवल कहने से बात नहीं बनेगी, इसके लिए कानून और नियम बनाने होंगे। कोई अधिकारी कोर्ट में यदि कुछ भी आकर बक दे, कुछ भी आकर कह दे, कोर्ट कैसे उस पर विश्वास कर सकती है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस संबंध में सरकार से एफिडेविट मांगा है कि आप हलफनामा फाइल करें। क्योंकि जो अधिकारी हलफनामा फाइल करेगा उस हलफनामे में कोई बात लिखने में 100 बार सोचेगा। क्योंकि हलफनामा में जो बात लिखी जाएगी और बाद में यदि वो बात गलत साबित हुई तो उस अधिकारी को जेल भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट में हलफनामा देना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए अब उस हलफनामे का इंतजार है जो अगली तारीख पर इस केस में सरकार की ओर से दिया जाएगा।
उससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। और आगे आने वाला समय में जैसा भी होगा आप सभी को इसकी जानकारी अवश्य दूंगा। इस अंक में यहीं तक। इस संबंध में अपनी राय अवश्य लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।